ओके गाइस, तो क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है आपको सबको? आपको सबको मेरी स्क्रीन क्लियर है गाइस? जी यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। सो लास्ट क्लास में हम Yes, ये न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एक्चुअली वेलोसिटी निकाली थी बाय यूजिंग द पावर रिलेशंस एंड एफिशिएंसी रिलेशंस। अगर आपको याद हो, हमने अगर किसी को मसला हो तो इस सवाल को हम जल्दी से रिकैप कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। वी हैव थ्री न्यूमेरिकल्स टू कवर इन दिस लेक्चर। कोई सवाल है इससे रिलेटेड किसी का? no sir. नो सर। ओके, ठीक है गाइस, हम आगे चलते हैं। इस टॉपिक का आखिरी टॉपिक जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी है। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? अगर आप लोगों ने पहले, इफ यू हैव एनी आइडिया, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल वेट एंड स्प्रिंग फोर्सेस। इस बात का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर मूव कर रहा है एक पार्टिकल, तो पॉइंट ए पर अगर उसका उसका वेट जो है एम जी है और पॉइंट बी पर उसका वेट एम जी है, तो अगर पॉइंट ए से बी जाए या वो पॉइंट ए से बी किसी भी रास्ते से जाए, लाइट से अगर वो ब्लू रास्ते से जा रहा है या वो डायरेक्ट चला जाए या यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड भी अगर वो गिर जाए, इन दोनों सूरतों में आपके पास जो वर्क डन बाय दिस फोर्स है वो सेम रहेगा, वो कंजर्व रहता है। ठीक है, Whereas, इसमें दो एग्जांपल्स हैं, एक वेट है और एक स्प्रिंग फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ये कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है कि किस रास्ते से वो पार्टिकल जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। Whereas नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिसपे पाथ डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर फ्रिक्शन फोर्सेस। ठीक है, आप अगर मिसाल के तौर पर ए से बी अगर एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय ए टू बी, तो सिंपली एम जी टाइम्स एच हो जाएगा। सही है, तो दिस इज कंजर्वेटिव। फॉर एग्जांपल अगर ए से बी तक एक इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर लो, उस इंक्लाइंड प्लेन से बॉल रोल होती हुई नीचे आएगी, तो इवन उस रास्ते पर भी जो वर्क डन है उस बॉल का, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, तो वो एम जी एच ही होगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? सर फिर से समझाना है, ये क्या समझा रहे हैं? कैसे बॉल यहाँ से यहाँ कर्व्ड मोशन के अंदर आ रही है, क्या हो रहा है? ओके, होल्ड ऑन, देखो देखो, एक बात बताओ। अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ वर्क डन बाय दिस बॉल ड्यू टू द वेट, तो कैसे निकालोगे? सर W is equals to mg. एम जी एच, एम जी डेल्टा एच हो जाएगी ना, Yes. हाइट एट ए बिटवीन ए एंड बी, ऐसे ही है। जी ओके, अब मुझे बताओ, दो ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन ये कि मैं पॉइंट ए से बॉल को सिंपली ड्रॉप कर दूं और वो पॉइंट बी तक आ जाए। ठीक है, इस केस में भी वर्क डन कितना होगा? एम जी एच। अगर मैं पॉइंट ए से बॉल को ड्रॉप नहीं करता बल्कि इस ब्लू लाइन से फॉलो करता हूँ, मतलब ब्लू लाइन के ऊपर रोल होती हुई नीचे आती है, अगर कंसीडर करता हूँ कि मैं फ्रिक्शन कोई नहीं है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब बॉल रोल होती हुई भी नीचे आई, तो कितना वर्क किया उसने? एम जी एच ही किया। बात समझ आ रही है? सर, आप कह रहे हैं कि ये एक स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर आप बॉल को छोड़ रहे हैं, या ये बॉल को आपने छोड़ा और ये खुद ही कर्व नीचे आ गई? ये बात ब्लू है, वाली लाइन है क्या? ब्लू लाइन जो है एक रास्ता है, एक पाथ है। ठीक है, एक पाथ है। अगर मैं ब्लू लाइन पर छोड़ता हूँ बॉल को और ए से वो बी पे आती है, तो क्या होगा कि उस वक्त भी उसका जो वर्क डन है बाय द वेट वो एम जी एच ही रहेगा ना, क्योंकि हमेशा एम जी एच में डेल्टा एच आता है। दैट्स अ वर्टिकल हाइट। सही है। अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर बॉल को फ्री फॉल ड्रॉप कर दूं और एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दूं, तो फिर भी क्या होगा? वर्क डन जो है वो एम जी एच ही होगा। करेक्ट? यस सर। इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ये जो कंजर्वेटिव जो फोर्स है, जो कि वेट है और स्प्रिंग फोर्स है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है कि आप पॉइंट ए से बी कैसे भी जाएं, थ्रू ये जो लाइन ब्लू लाइन है इसके थ्रू जाएं या फ्री फॉल करें या कोई और रास्ता है, तो आपके पास पॉइंट ए से बी पॉइंट बी जो वेट की वजह से वर्क डन हो रहा है वो कंजर्व है। करेक्ट? बात समझ आ रही है? फिर एज अगर नॉन Yes, जी सर। कंजर्वेटिव की बात की जाए, तो अगर यहाँ पे ए से बी अगर मैं बॉल को ड्रॉप करता हूँ, तो अगर मैं बात करता हूँ कि एयर फ्रिक्शन की वजह से कुछ वर्क डन हो रहा है इस बॉल के ऊपर, और वो एयर फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो उसको रेजिस्ट कर रहा है, तो वो एयर फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो डिफरेंट होगा अगर मैं बॉल को फ्री फॉल करता हूँ या फिर मैं बॉल को ए से बी रोल करता हूँ। दोनों जो डिफरेंट पाथ लूंगा मैं, पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पर जो वर्क डन हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो क्या है। बात समझी? बात समझ में आई? सर सर थोड़ा दूसरी सा वाली क्या बात बोली कंफ्यूजन आपने? है। आपसे कह रहा हूँ कि देखो, फ्रिक्शन फोर्स, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे बॉल को ड्रॉप करता हूँ फ्री फॉल। ठीक है, तो ए से बी जो अगर फ्री फॉल करता हूँ, तो बीच में जो एयर रेजिस्टेंस है उसकी वजह से एयर इस पर कुछ फ्रिक्शन अप्लाई करेगी, तो उसके अगेंस्ट, उस मोशन के अगेंस्ट वर्क करेगी। ठीक है,
तो ए से बी जब मैंने फ्री फॉल किया तो फ्रिक्शन कुछ और थी, और जब मैं ए से बी इस ब्लू लाइन को फॉलो कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन कुछ और है, राइट। तो दोनों रास्तों में व्हेन देयर इज अ पाथ डिपेंडेंसी, तो आपके पास जो फोर्सेस है वो कंजर्व नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। अब बात सुनाई, करेक्ट। जी सर, समझ गया सर समझ आपका गया। खराब हो जाता है बीच में। उसके अंदर एनर्जी कंजर्व हो रही है और इसके अंदर एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है। हाँ मतलब देखो, नहीं, पाथ डिपेंडेंट है। पाथ डिपेंडेंट का मतलब समझते हो, पाथ का मतलब है रास्ता, राइट। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ के मैं अगर वेट की बात करता हूँ तो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी किसी भी रास्ते से जाऊंगा, वर्क डन सेम रहेगा वेट की केस में। और अगर मैं पाथ डिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा हूँ, अगर डिफरेंट रास्ता ले रहा हूँ, डिफरेंट पाथ ले रहा हूँ, तो आई विल बी हैविंग डिफरेंट बर्डन ऑन द पार्टिकल, चाहे वो अगेंस्ट हो या उसके फेवर में हो, करेक्ट। तो दे आर टू टाइप्स सर ऑफ। मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की तरह। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दैट मैनर, बट एग्जैक्ट वो आप वैसे रिलेट नहीं कर सकते उसको यूनिट की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। बट पॉइंट ये है कि नॉट एग्जैक्टली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, बट ये याद रखो कि जो रास्ता, जो भी वर्डन है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से होता है, और जो डिपेंडेंट ऑफ पाथ है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से होता है। नॉन सर कंजर्वेटिव, डिपेंडेंट कैसे हो सकता है वर्डन? मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, वही तो अर्ज कर रहा हूँ। पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर मैं जा रहा हूँ इस केस में, सेकंड केस में, तो जो फ्रिक्शन है वो कहाँ पर है? एयर फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है। इस अगर एयर फ्रिक्शन है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो डिफरेंट होगी ना, अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी फ्री फॉल कर रहा हूँ और मैं ए से बी जा रहा हूँ एक थ्रू अ पाथ, जो ब्लू लाइन है, इसकी फ्रिक्शन कुछ और होगी। आसान आ रही है? यस है, यस यस। तो डिफरेंट फ्रिक्शन होगी तो विच मींस फोर्स कंजर्व नहीं है ना व्हेन यू आर चेंजिंग द पाथ, तो पाथ डिपेंडेंट होगी ना फोर्स। बात समझ आ रही है? सर जी। सर तो उधर भी, उसके कंजर्वेटिव के अंदर भी तो आप एक पाथ चूज कर रहे हैं। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि उस वक्त पाथ जब चूज कर रहा हूँ तो पाथ चूज करने से मेरी वर्क डन पर फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं ए से बी अगर डायरेक्टली आऊँ तो भी mgh आएगा, और मैं ए से बी अगर मैं इस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ ब्लू लाइन को, तो भी mgh आएगा। तो दोनों सूरतों में मेरा वेट, जो वर्क डन बाय द वेट है, वो mgh ही है। तो इस केस में जो आपके पास फोर्स है वो कंजर्व हो गई ना। सर तो दूसरे वाले में क्या मसला है? जो वाले में ये मसला है कि दूसरे वाले भाई में क्यों नहीं कंजर्व हो रहा फिर? एयर फ्रिक्शन की वजह से। तो पहले वाले में एयर फ्रिक्शन नहीं आ रही क्या? इग्नोर कर रहा हूँ ना, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि जो एयर फ्रिक्शन है, जो पहले वाले केस में, मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ दूसरे वाले केस में फ्रिक्शन की। तो दूसरे वाले केस में पहला केस क्या, अगर मैं ए से बी फ्री फॉल ड्रॉप करता हूँ तो एयर फ्रिक्शन है, ओके। अगर मैं फ्री फॉल ड्रॉप नहीं करता, मैं उसको इस ब्लू लाइन के थ्रू गुजार देता हूँ, तो इस ब्लू लाइन का अपना कुछ फ्रिक्शन होगा ना, इट कुड बी एनी सरफेस। तो दोनों रास्तों में फ्रिक्शन फोर्स डिफरेंट है। अच्छा, बेसिकली आप कह रहे हैं कि पहला वाला यस आइडियल सर। केस है, दूसरा वाला आइडियल केस नहीं है। नहीं, आइडियल की बात नहीं कर रहा मैं, दोनों केसेस एक साथ मौजूद होते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जो कि अगर रास्ता बदल भी लो तो सेम रहती हैं, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जो रास्ता बदलने से बदल जाती हैं। अच्छा मिसाल ठीक बताता है, हूँ, समझ गया। बॉल को अगर मैं ऊपर से फेंकता हूँ, ठीक है, जमीन पे, अगर मैं बॉल को पॉइंट ए से पॉइंट बी ड्रॉप करता हूँ, और अगर रास्ते में एयर, सॉरी, बीच में एयर है, ठीक है, मैंने ड्रॉप कर दिया, अगर मैं यहीं पे उस ए से बी तक पहुंचाने में एक स्लाइड लगा देता हूँ और ड्रॉप नहीं करता, तो स्लाइड की वजह से भी कोई फ्रिक्शन होगी ना, कोई डिफरेंट फ्रिक्शन होगी जो कि एयर फ्रिक्शन से ज्यादा या कम होगी। तो यस। रास्ता बदलने से फ्रिक्शन फोर्स पर फर्क पड़ रहा है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी, करेक्ट। अच्छा, सही 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 सही, गुड हो गया सर। गुड हो गया, ओके, चलो आगे चले। यस यस, बिल्कुल। चलो भैया, थैंक यू। खैर एनीवेज, एक चीज देख लेना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है जो ड्यू टू द वेट होती है। इसमें एक याद रखो एक बात, कि अगर डेटम जो है, जो आपका फ्रेम ऑफ एक रेफरेंस हम बना रहे हैं, उस रेफरेंस से अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ है, तो हम ये मानते हैं कि जो वर्क डन बाय द फोर्स है वो पॉजिटिव है, ठीक है। वर्ड सॉरी, जो पोटेंशियल एनर्जी है उस बॉडी के अंदर वो पॉजिटिव है। अगर उस डायटम से नीचे कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है। इसकी लॉजिक सिंपल सी है कि अगर मैं, वेट का जो डायरेक्शन है वो तो हमेशा नीचे ही होगी ना, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, राइट। तो इस केस में अगर मैं यहाँ से डायटम की तरफ मूव करता हूँ तो वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। जबकि यहाँ पे क्या है कि वेट तो नीचे है, बल्कि बट वाई जो है ऊपर की तरफ है। तो इस केस में जब डायटम से अगर आप ऊपर जा रहे हैं, तो अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि वी जी, वी विल बी यूजिंग वी जी, प्लीज यहाँ पे गौर से सुन लो एक दफा, बाद में मत पूछिएगा कि बार बार कि वी क्या है। डब्ल्यू जो है वेट है, वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और वी जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
जैसे हम mgh कहते हैं ना, बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है। mg मतलब w होता है और h को यहाँ y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर पार्टिकल या बॉडी जो है वो डायटम से ऊपर की तरफ है तो हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, और जब डायटम से नीचे की तरफ है तो हम उसको नेगेटिव ले रहे हैं, और डायटम के ऊपर है तो हम पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है, 0। करेक्ट? बात समझ आ रही है? याद रखिएगा, यस सर। पोटेंशियल किसी बॉडी में क्यों होती है, ड्यू टू द पोजीशन। ये बात तो पता है ना आप लोगों को, सबको? सर यस सर। ओके ग्रेट। हम जस्ट अ मिनट, या अच्छा ओके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिसाल के तौर पर हमने एक डायटम बनाया है, डायटम ये लाइन है, इसको हम अनस्ट्रेच पोजीशन कह रहे हैं, मतलब कि एक स्प्रिंग के साथ एक बॉल अटैच हुई हुई है। जब स्ट्रिंग को ना हमने स्ट्रेच किया हुआ है ना उसको कंप्रेस किया हुआ है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है जो कि स्टोर हुई हुई है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो 0 है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब उसकी जो स्टेट है वो न्यूट्रल है पहले पॉइंट पर, ठीक है? अब अगर मैं इसको आगे की तरफ पुल करता हूँ तो व्हाट विल हैपन, ये जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस है ये पॉजिटिव हो जाएगी, और जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो भी उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही है। मेक सेंस? यस यस सर। सर। जब मैं इसको यूं इस तरफ पुश करूंगा राइट हैंड साइड पर, तो जो स्ट्रेच है वो भी राइट साइड पर होगा ना। या मैं डिस्प्लेसमेंट, या मैं कह रहा हूं कि मैंने जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर की है वो पॉजिटिव है, बिकॉज जो वर्क डन मैं कर रहा हूँ इस बॉल के ऊपर वो पॉजिटिव है, मतलब उसका एफ और उसका जो डिस्प्लेसमेंट एस है वो सेम डायरेक्शन में है, कॉस 0 है। करेक्ट? आर यू फॉलोइंग मी? यस यस सर। सर। ओके, सो इस केस में हम इसको वी लिखते हैं, वहां पे वी जी लिखते हैं। वी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और वी मतलब पोटेंशियल, जी फॉर ग्रेविटेशन, और ई मतलब इलास्टिक। अब हम दूसरा केस देखते हैं। अगर मैं इसी बॉल को इस अनस्ट्रेच पोजीशन से पुश करूं या कंप्रेस करूं तो व्हाट विल हैपन, डिस्प्लेसमेंट बेशक नेगेटिव डायरेक्शन में, मगर फोर्स की डायरेक्शन में ही है ना डिस्प्लेसमेंट। अगेन बात समझ में आ रही है? आर यू फॉलोइंग मी? जी जी सर। सर। जी सर। तो अगर मैं इसको पुश करूंगा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग जब पुश होगा तो फिर भी एफ और जो डिस्प्लेसमेंट है या जो चेंज ऑफ लेंथ है वो सेम डायरेक्शन में होगी ना। तो पुश करने पर भी क्या होगा, इसकी जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब वर्क डन ये मैंने कैसे निकाला, हाफ के एस स्क्वायर? किसी को आइडिया है ये मैंने क्या लिखा हुआ है? ये एग्जैक्टली वही रिलेशन हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर डिस्कसिंग यस अबाउट सर। वर्क डन बाय द स्प्रिंग। स्प्रिंग वर्क। एग्जैक्टली, स्प्रिंग वर्क जो है यहाँ पॉजिटिव होता है। तो अच्छा, ये स्प्रिंग वर्क बेसिकली कौन सी एनर्जी है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है उस बॉल के अंदर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एक और बात, पहले ये याद रखो, पहली बात समझ लो, जो बेसिक बात आपको पहले से पता है कि पोटेंशियल एनर्जी की वजह क्या होती है गाइस? व्हाट्स द रीजन ऑफ पोटेंशियल? पोजीशन। पोजीशन, हाइट। एग्जैक्टली। पोजीशन। हाइट हाइट। नहीं, नॉट हाइट, ओरिएंटेशन। नॉट हाइट, मैं कहूंगा पोजीशन। हाइट कुछ भूल जाओ, हमेशा आपने ये सीखा है कि ऊपर की तरफ ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट? अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो और कंप्रेस कर रहे हो, तो इस बॉल के अंदर भी आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो, बट वो पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। बात समझ में आई है? मतलब आपने पोजीशन बदली उस बॉल की तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई। ऑलराइट? तो सही काइनेटिक एनर्जी नहीं है ये? नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। देखो पोजीशन, जब देखो काइनेटिक एनर्जी इज डिफरेंट। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? जब बॉडी मूव कर रही होती है और उसकी कुछ वेलोसिटी होती है। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0.1। अगर मैं इसको ले लेता हूँ जो अनस्ट्रेच पोजीशन है, और ये 0.2 है जो स्ट्रेच पोजीशन है, तो 0.1 पर एनर्जी जो है वो 0 है, 0.2 पर एनर्जी कितनी है, हाफ के एस स्क्वायर, वेयर के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट और एस जो है वो जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। आई बात समझ में? ठीक। ठीक है। अच्छा, अब देखो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की कभी आपने यहाँ पहले देखा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं क्लिफ के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, क्लिफ की हाइट है h समथिंग लाइक, तो हम कहते हैं कि हाइट ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में स्टोर हुई है वो फंक्शन है किसका, h का। ये h आप बढ़ाएंगे और जैसे आप उसको ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। रिमेंबर? यस सर। ऐसे ही होता है ना कि हम यस। बॉडी को जब ऊपर से ड्रॉप करते हैं या उसकी हम पोजीशन को बदलते हैं, तो ड्यूरिंग द चेंज पोजीशन के जब चेंज हो रहा होता है तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो होना शुरू हो जाती है। याद समझ में आया? याद आया? जी सर। ये तो बहुत पुरानी बात। देखो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो मिसाल के तौर पर एक बॉल है जो कि जमीन पर रखी हुई है, बॉल को मैंने लिफ्ट किया, एक हाइट पे ले गया मैं लेट से 10 मीटर्स तक,
जब बॉल जमीन पर है तो उसकी एनर्जी कितनी है, अगर मैं उसको डाटा मान रहा हूँ 0, ठीक है। जैसे जैसे मैंने उसको लिफ्ट किया, मैं उसको 10 मीटर तक ले गया, तो अब 10 मीटर की पोजीशन पर उसकी एनर्जी कितनी हुई, mg टाइम्स 10, राइट। दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने उसको स्टोर कर दिया। अब अगर उसको बॉल को वहां से मैं ड्रॉप करूंगा तो व्हाट विल हैपन, बॉल विल ट्रेवल डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो ड्यूरिंग द ट्रेवल हर पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम सेम होगा, अगर मैं कंसीडर कर लूं कि जो फ्रिक्शन फोर्सेस है वो इग्नोर है, नहीं एग्जिस्ट नहीं करती। मेक सेंस? यस सर। जी ऐसे ही है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही है। हम जब पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है किसी बॉडी के अंदर, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। और जैसे जैसे बॉडी मूव करना शुरू होती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आपके पास दोनों एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ क्लिफ की हाइट की, तो क्लिफ की टॉप के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद है और काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, मगर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है, बिकॉज वेलोसिटी 0 है। इसको मैथमेटिकली मैं इस तरह समझा सकता हूँ, ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ जी जी सर। जी सर। ओके, मूव सर कर। एक जी बोलिए। एक सवाल था कि जो आपने लास्ट स्लाइड दिखाई उसमें जो है वो नेगेटिव आ रहा था, जब उससे डेटा पॉइंट से हम नीचे गए, लेकिन जब इसमें हम पीछे गए तो वो नेगेटिव नहीं आया, तो ये चीज़ जरा समझ नहीं आई। देखो वो चीज़ भी एनर्जी थी? एग्जैक्टली एनर्जी, वर्क डन। देखो स्प्रिंग के केस में क्या हो रहा है, स्प्रिंग को जब मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो जो मेरी फोर्स जो लग रही है उससे डायटम का जो पोजीशन है वो बेशक नेगेटिव में है, बट फोर्स की डायरेक्शन भी नेगेटिव में है। तो जब देखो वर्क डन जो है या एनर्जी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ये बात पता है ना आपको, वेक्टर नहीं है ये। सर समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि वर्क डन, वर्क या एनर्जी या पावर क्या वेक्टर क्वांटिटीज है, नहीं ना, वेक्टर। आई एम सेइंग आज जी सर। जी सर। वेक्टर है या नहीं है, ये पूछ रहा हूँ। सर स्केलर है ना? स्केलर है, एग्जैक्टली। तो देखो स्केलर का मतलब होता है कि फोर्स टाइम फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस ऑफ थीटा, राइट, ऐसे ही होता है ना। जी सर। अगर आप यहाँ देखो स्प्रिंग के केस में क्या हो रहा है, अगर मैं राइट साइड की तरफ को पुल कर रहा हूँ तो जो एस है या जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और जो फोर्स लग रही है वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब थीटा इस केस में क्या हो रहा है, 0, 0 डिग्री। पॉजिटिव आ गया आंसर। और अगर मैं इसको पुश कर जी रहा हूँ सर। फिर भी क्या हो रहा है, फोर्स और एस जो है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, फॉरगेट अबाउट कि वो राइट जा रहा है लेफ्ट जा रहा है। जी ठीक है, फाइन। ठीक हो गया, जी। मतलब कि फोर्स जी। की डायरेक्शन स्प्रिंग के केस में बदल रही है, जी सर। करेक्ट। वेट के केस में जी। ऐसा नहीं है, वेट के केस में जो वेट की डायरेक्शन है वो हमेशा नीचे है। ओके, सही सही दैट्स सही। व्हाई एक पॉइंट ओके। के ऊपर वो पॉजिटिव है, एक पॉइंट की तरफ पॉइंट पर वो नेगेटिव है, करेक्ट। ओके, सही सही है, ऐसे समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। ओके गाइस, मूविंग फर्दर, ये बेसिक सा रिलेशन जो आपने बहुत पहले भी पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि इट स्टेट दैट ड्यूरिंग द मोशन द सम ऑफ द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या है कि एक पॉइंट अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी की कुछ वेलोसिटी होगी और कुछ उसकी पोजीशन होगी ना उस पॉइंट ए पर या पॉइंट 1 पर, तो उनकी तमाम की जो पोटेंशियल एनर्जीज का सम। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जीज के अंदर दोनों चीजें शामिल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी शामिल है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी शामिल है। जबकि T1 का मतलब क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड समीशन का मतलब है तमाम टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इस इक्वेशन में किसी को इशू, देखो पॉइंट 1 पे लेट्स से एक कार मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जो है वो किसी लेट्स से किसी ऊंचाई से नीचे आ रही है, ठीक है, आपके पास एक हिल है, हिल टॉप से नीचे आ रही है। अब हिल टॉप से जब नीचे आ रही है तो क्या बदल रहा है उसका, उसकी वेलोसिटी भी अगर चेंज हो रही है तो पॉइंट 1 पे वेलोसिटी v1 थी, पॉइंट 2 पे वेलोसिटी v2 है। पॉइंट 1 पे उसकी कुछ हाइट होगी जो कि मैं h1 कह देता हूँ, और उसकी पॉइंट 2 पे भी कुछ हाइट होगी जिसको h2 कह देता हूँ, ऐसे ही है। तो पॉइंट 1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी है जो हाइट की वजह से है वो यहाँ P1 की फॉर्म में आ जाएगी, और जो वेलोसिटी की वजह से एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल स्टेट पर। सिमिलरली जो पॉइंट 2 पर उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी की वजह से, और उसकी जब पोजीशन बदल गई तो यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की है, हमने अभी डिस्कस की है। एक पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द स्प्रिंग, और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू द पोजीशन, ठीक है। खैर न्यूमेरिकल्स में हम देखते हैं तो हमें और चीज क्लियर हो जाएगी, बट ये इक्वेशन बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि समीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। अच्छा, इसमें एक असम्पशन है, वो असम्पशन क्या है कि यहाँ पे हमने जो नॉन कंजर्वेशन
नॉन कंजर्व फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन हो रहा है उसको हमने इग्नोर कर दिया। आर यू फॉलोइंग मी? Yes, sir. यस सर। मैं फिर रिपीट कर देता यस हूँ। देखो, गाड़ी जब हिल से नीचे आ रही है तो गाड़ी की कुछ पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, कुछ काइनेटिक एनर्जी है। जब वो पॉइंट 2 पे पहुंची तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल गई और पोटेंशियल एनर्जी बदल गई, मगर इन दोनों का सम हमेशा बराबर होगा। एक सेंस ऐसी है। यस सर। मगर एक चीज हमने मिस कर दी, वो चीज क्या है कि ड्यूरिंग द मोशन गाड़ी जो है उसको एयर रेजिस्टेंस भी मिल रही होगी, जमीन पर भी फ्रिक्शन होगी, उसकी भी रेजिस्टेंस मिल रही होगी। तो हम वो तमाम एनर्जी जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हो रही हैं, मिसाल के तौर पर फ्रिक्शन एनर्जी, फ्रिक्शन जो वर्क हो रहा है जो उसको उसकी रेजिस्ट कर रहा है उसके मोशन को, या एयर जो रेजिस्टेंस है उसको हमने इग्नोर कर दिया है इस इक्वेशन में। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अ सिंपलिस्टिक, या एक अज्यूम, या यूं कह लो कि आप एक इसमें हमने अजम्पशन क्या ली हुई है, कंजर्वेशन जो एनर्जी है उसमें नॉन जो आपकी पार्ट डिपेंडेंट वो होती हैं, वर्ड फोर्सेस होती हैं, उनकी एनर्जी को इंक्लूड नहीं किया। कोई सवाल? ऑल गुड, आगे चलें। आगे जाके करेंगे वैसे इंक्लूड? नहीं, मैं वी विल बी सॉल्विंग मोमेंटम एंड इंपल्स इक्वेशंस जो कि इसी तरह की होंगी, बट उसमें हम शायद फ्रिक्शन कंसीडर करें। ठीक है, बट वी विल सही सी। सही सर। एक सवाल देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 9 मिनट है। वी विल ट्राई टू कवर एज मैनी एज पॉसिबल। ओके, सो हमारे पास सवाल ये कि इसको प्लीज गौर से देख लीजिएगा। एक 20 पाउंड कॉलर स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन, मतलब आपने नॉन कंजर्व फोर्स को इग्नोर कर दिया, अलोंग अ वर्टिकल रॉड। आप एक वर्टिकल रॉड पे वो स्लाइड कर रहा है। As shown in the figure, the spring attached to the collar has an undeformed length of 4 inches. ठीक है, वो दिखाया नहीं यहाँ पे, बट हमें ये मालूम हो गया कि स्प्रिंग पर अगर हम स्प्रिंग की जो अनडिफॉर्म लेंथ है वो कितनी है, 4 इंचेस। ठीक है, और कांस्टेंट जो है वो 3 पाउंड्स पर इंच है। इफ द कॉलर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट इन पोजीशन फ्रॉम रेस्ट इन पोजीशन 1, determine its velocity after it moved 6 इंचेस टू पॉइंट 2। अच्छा, सवाल ये है कि एक रॉड है, इस पर कॉलर जो है वो मूव कर रहा है। पॉइंट 1 पे उसकी जो स्प्रिंग की स्ट्रेच है वो कितनी है, 8 इंचेस, राइट? गाइस, आर यू फॉलोइंग मी? पॉइंट 1 जी पे जी जो सर, हम यस सर पीछे ही हैं। पॉइंट 1 पे जो स्ट्रेच हुआ हुआ है ना स्प्रिंग, वो 8 इंच स्ट्रेच हुआ हुआ है, और उस कॉलर का कुछ वेट है वो है 20 पाउंड। अच्छा, कुछ देर बाद उस कॉलर को हमने 1 से 2 पर ले आए, और कितना मूव किया उसने, पॉइंट 1 से 2 पर 6 इंचेस। करेक्ट? हमें क्या है कि जी सर। वेलोसिटी निकालनी है पॉइंट 2 पे। ठीक है, अच्छा, अब ये देखते हैं कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में खास बात क्या है। पॉइंट 1 में अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट 1 पे उसकी एनर्जी कितनी होगी, यहाँ देख लेते हैं। देखो, पॉइंट 1 पर जो एनर्जी है वो कौन कौन सी होगी उसकी, वी हैव, 20 हमारे पास दो एनर्जी होती है ना। अगर मैं इसको डेटा मान लेता हूँ इस पॉइंट 1 को, मतलब ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो पॉइंट 1 के ऊपर प्लीज गौर सुनिएगा, हमारे पास कौन कौन सी एनर्जीज है। हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे ही है गाइस, ऐसे ही है। यस सर। जी सर, ऐसे ही है। पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जीज कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं। पहली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ड्यू टू द इलास्टिक है, इलास्टिक जो आपका स्प्रिंग है उसने उसको स्ट्रेच किया हुआ है, तो स्ट्रेच ऑफ द स्ट्रिंग की वजह से कुछ उसमें एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है, हम अभी बात करते हैं। और उसका कुछ वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी कुछ उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। गुड, फाइन। यस सर। सर ये वाला पॉइंट फिर से रिपीट करना, क्या हुआ, कहाँ जीरो, क्या हुआ? ओके, लिसन केयरफुली। डेटम के ऊपर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पॉइंट 1 पर दो तरह की एनर्जीज हैं, एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों है, बिकॉज उस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है। करेक्ट, हाफ mv1 स्क्वायर बराबर। 0। बट पॉइंट 1 पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो तरह की होती हैं, मैंने भी डिस्कस किया था। एक वेट की वजह से होती है और एक किसकी वजह से होती है, हाइट। स्प्रिंग की वजह से, नॉट हाइट। हाइट की वजह अच्छा से अच्छा। वेट होगी ना, स्प्रिंग की वजह से, राइट? तो पॉइंट 1 पर हमें दो पोटेंशियल एनर्जीज, एक स्प्रिंग की वजह से, एक वेट की वजह से, और तीसरी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो 0 है। पॉइंट 2 पे क्या हो रहा है, पॉइंट 2 पे भी एग्जैक्टली ये दो पोटेंशियल एनर्जीज है, एक ड्यू टू स्प्रिंग और एक ड्यू टू वेट, और तीसरी जो है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। फाइन, बराबर। ठीक है। अब हम सवाल देखते हैं, सवाल अटेम्प्ट कैसे करना है।
नाउ पहले हम ये बात करते हैं कि पॉइंट पोजीशन 1 के ऊपर हो क्या रहा है। पॉइंट पोजीशन 1 पे जो आपके पास x की वैल्यू है जिसको हम s कहते हैं या डिफरेंशियल जो चेंज ऑफ लेंथ है वो कितनी है। देखो इनिशियल आपके पास जो स्प्रिंग है वो 8 इंच पर, ये इसकी स्ट्रेच लेंथ दी हुई है, ठीक है। पॉइंट 1 पर स्ट्रेच लेंथ कितनी है 8 इंच, इनिशियल लेंथ कितनी थी इसकी अनस्ट्रेच 4 इंच। क्लियर गाइस, अनडिफॉर्म्ड लेंथ कितनी है 4 इंच है। क्रिस्टल क्लियर सर। यस सर सही है। जी सर, Yes, सर वो sir. 4 थी सर, गिवन थी। जी जी क्या बात है सर। माइक खोलने में टाइम लगता है, मतलब समझ में आ रहा होता है। सॉरी 8 इंच इसकी स्ट्रेच लेंथ है, अनस्ट्रेच इसकी 4 इंच है। तो पॉइंट 1 पे जो x की वैल्यू है जिसको मैं s1 कह देता हूँ या जो भी कह देता हूँ वो 8 इंच माइनस 4 इंच हो गई, ठीक है। तो ये VE का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलास्टिक या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या हम इसको स्प्रिंग एनर्जी कह सकते हैं, हाफ k x1 स्क्वायर। k कितना है 3 पाउंड स्प्रिंग का, x कितना आया 4 इंच, एंड यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, आपने पोटेंशियल एनर्जी। चलिए 8 माइनस 4 क्यों किया, माइनस 4 क्यों किया ये बता दें। स्प्रिंग की जो भाई इनिशियल माइनस फाइनल लेंथ है ना, वो की ना स्प्रिंग स्प्रिंग की। की जो स्ट्रेच लेंथ है वो 8 इंच है, और सवाल में लिखा हुआ है कि जो अनस्ट्रेच लेंथ है वो 4 इंच है। तो हमने 8 माइनस 4 इसलिए कि जो पोजीशन है वो अब उसकी कितना चेंज आया स्प्रिंग की लेंथ में वो 4 इंच है। आपके पास यहाँ पे जो s की वैल्यू होती है बेसिकली x की वैल्यू होती है, s कह लो x कह लो कुछ भी कह लो, वो बेसिकली चेंज ऑफ लेंथ होती है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी v ड्यू टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग क्या हो गई, हाफ k x1 स्क्वायर। k पता है आपको, x आपने 4 निकाल लिया। अब आपके पास ये जो एनर्जी आई है VE 24 इंच पाउंड, ये वो एनर्जी है जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग मौजूद है उस बॉडी के अंदर एट पोजीशन 1। मेक सेंस? यस सर। नाउ अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरा डेटम पॉइंट 1 पर है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ड्यू टू वेट? सॉरी तो 0 डाटा में तो एग्जैक्टली 0। तो VG की वैल्यू कितनी आ रही है 0, बिकॉज हमने उस डेटम पर बात की। हम डेटम हमने कहाँ सेट किया हुआ है, जहाँ पॉइंट 1 है, तो हमारे पास VG की वैल्यू 0 है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो कि सम किसका है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी VE का और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो कितना हो गया 24 ही हो गया। मेक सेंस? करेक्ट सर यस सर। ठीक है। अब हम सर हम जी रेफरेंस पॉइंट तो सर हम तभी लेते हैं जब हमारे पास वेट गिवन हो। रेफरेंस पॉइंट आपको लेना पड़ेगा ना दोस्त, यू हैव टू टेक अ रेफरेंस पॉइंट एंड एनी पॉइंट। हमें किसी एनर्जी हमें तो रिलेटिव आप करते हैं ना मेजर, किसी पॉइंट से आप रिलेटिव चेक करते हैं ना कि कितनी एनर्जी है कितनी एनर्जी नहीं है। डेटम तो आपको लाजमी लेना है, ठीक है। अच्छा अब पोटेंशियल एनर्जी निकल गई आपकी, इसमें ग्रेविटेशनल भी है इलेक्ट्रिक भी है। T1 क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन 1 पे वो कितनी है 0, क्यों? क्योंकि V1 0 थी। मेक सेंस? अरे विधि क्या था? सर V1 0 कब? V1 0 नहीं है लड़के, V1 बराबर है VE प्लस VG के, जिसमें VG 0 है, तो V1 बराबर हो गई VE के। आई बस हमने। यस सर, क्योंकि वेलोसिटी वहां पे नहीं है, काइनेटिक इसलिए 0 है। अब हम पॉइंट 2 Okay, की sir. बात करते हैं। पॉइंट 2 पर भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। पॉइंट 2 पे पहले हमने क्या निकाला, इलोंगेशन निकाली। अब इलोंगेशन कैसे निकाली, उसकी फाइनल लेंथ कितनी है 10, इनिशियल कितनी थी यस सर 4, 6 4 6 इंचेस हो गई। अब हम 6 बात करते हैं VE की, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्प्रिंग, तो हाफ k x2 स्क्वायर, यहाँ पे 6 आ गया एंड 54 निकल गया। अब पॉइंट 2 पे जो वेट है, अब वो नीचे की तरफ, अब वो डेटम से नीचे है ना वो पोजीशन, तो आपके पास W कितना है 20 पाउंड्स, और हाइट कितनी है पॉइंट डेटम से लेके पॉइंट 2 तक की 6 इंचेस। तो आपने ये नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि डेटम से नीचे की तरफ है, -120। गॉट इट? नाउ अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट 2 पर कितनी आ रही है, VE प्लस VG 54 माइनस 120, तो माइनस 66 इंच पाउंड कन्वर्ट कर लिया आपको इसके अंदर। नाउ अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 2 पे कितनी है, वही हाफ mv2 स्क्वायर, यहाँ पे v2 अननोन है जो कि हमें निकालना है, ठीक है। तो 0.311 v2 स्क्वायर हो गया। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T1 प्लस V1 इक्वल्स टू T2 प्लस V2। T1 कितनी थी पोजीशन 1 पे 0, V1 कितनी थी 24 इंच पाउंड, जिसको हमने फिट में कन्वर्ट कर दिया तो 2 फिट पाउंड बन गई लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे T2 कितनी थी 0.311 V2 स्क्वायर, और V2 की वैल्यू कितनी थी -5.5 फिट पाउंड। सर एक सवाल था सर, ऊपर V2 इक्वल टू VG प्लस VE जो निकाला है, और ये V2 इसमें क्या फर्क है इन दोनों में? देखो पॉइंट 1 पर वेलोसिटी है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है,
और 0.2 पर पोटेंशियल एनर्जी है, 0.1 पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, 0.2 पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखी है। तो ये 0.1 है, ये 0.2 है, ठीक है। आपने इसको सम किया तो वी गॉट V2 एज अ सिंगल वेरिएबल। एनीवेज गाइस, यहाँ पे हम सवाल को रोकते हैं बिकॉज वी हैव लेस देन 1 मिनट। तो अगर इस सवाल में कोई कंफ्यूजन तो हम अगली क्लास में भी इसको इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट कर लेंगे और वी कैन स्टार्ट अनदर न्यूमेरिकल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ओके गाइस, तो मैं यहाँ क्लास को एंड कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना सर। अल्लाह मैं रिकॉर्डिंग डाल दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।